हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिक पाठशाला 2.5 में। तो जैसा कि आपको पता है, हम अभी क्रेश कोर्स चला रहे हैं ग्रुप डी के लिए। तो उसी के दरमियान अभी अगला कोई वीडियो हमारा आने वाला है। तो आज हम जैसे कल के हम बताए थे बायोलॉजी का कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप। देखिए, जीन का आकार होता है, जीन का आकार कैसा होता है? ऑप्शन क्या कहता है? नियमित आकार के, सर्पाकार, अनियमित आकार के या त्रिशंकुकार। तो देखिए, जीन हमारा होता है कैसा, तो आप अपने से कोशिश कीजिए पहले। ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं। हमारा जीन जो होता है असल में होता है सर्पाकार, यानी ऑप्शन सम नंबर हमारा है कौन सा? बी। ठीक, बी है। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। जीन जो होता है क्या, हमारे कोशिका जो होती है उसमें हजारों जीन होते हैं। ठीक है, और वो जीन डीएनए के बने होते हैं। जीन में हमारा अनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक है, तो इसे हम जीन कहते हैं। और इसकी खोज जॉनसन ने की थी, या फिर बोल सकते हैं कि जॉनसन ने जीन शब्द का उपयोग किया था। ठीक, आगे देखते हैं। किसी आबादी में जीन के कुल योग को कहते हैं, यानी कि जैसे कि हमारा बस्ती होता है, ठीक, हम लोग रहते हैं उसे बस्ती कहते हैं, गांव कहते हैं। ठीक है, तो जीन भी होते हैं, उन समूह में रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जीन बस्ती। ऑप्शन देखिए, जो सी नंबर है हमारा जीन बस्ती, तो उसे कहते हैं, अगर पूछा जाएगा कि जीनों के योग को क्या कहते हैं तो उसे जीन बस्ती कहते हैं। ठीक, आगे देखिए। अगला है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से पहले किसे बनाया गया था? देखिए, ये एक क्रांति की तरह है, यानी कि एक हमारा कोई बायो टर्म है, यानी कि कोई जीव है, उसे साइंटिफिक विधि से उसका क्लोन बना लेना। तो पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किस चीज का क्लोन बनाया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक जो चूहे, ट्रांसजेनिक गाय या ट्रांसजेनिक बकरी। ठीक है, तो आप जरा अंदाजा लगाइए कौन होगा। तो मैं बताता हूं, सबसे पहले बनाया गया था ट्रांसजेनेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि हमारा बनाया गया था 1973 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1973 में। तो 1973 में बनाया गया था किसके? बैक्टीरिया को। और उसके ठीक एक साल बाद चूहे का बनाया गया था। यानी कि सबसे पहले पूछेंगे तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात होता है, एक कोशिका साइटोप्लाज्मा जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह कौन सी है? तो साइटोप्लाज्मा जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वो कौन सी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा झिल्ली, सेलोप्लास्ट या नाभिकीय झिल्ली। तो ये सारे ऑप्शन है। तो देखिए, हमारी जो होती है पहले भी देख चुके हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी थी, इनका नाम जान चुके हैं। तो उसी के हिसाब से अब ये सोचिए कि जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, वही साइटोप्लाज्मा से जुड़ी हुई होती है। कौन होती है? प्लाज्मा झिल्ली, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब आता है हमारा ग्रे मैटर होता है। देखिए, ग्रे मैटर एक नया वर्ड है, तो ये आपको क्या इंपॉर्टेंट लग सकता है ना, तो ये पूछा हुआ भी है। तो ग्रे मैटर पूछता है किस में होता है? पहला ऑप्शन है काफी संख्या में न्यूट्रॉनों में, काफी संख्या में तंत्रिका कोशिका निकाय, काफी संख्या में तंत्रिका अणु या न्यूरोग्लिया। यानी कि किसके समूह को हम कहते हैं ग्रे मैटर? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है काफी संख्या में तंत्रिका कोशिका निकाय, यानी कि जब काफी संख्या में कोई तंत्रिका कोशिका एक जगह जमा हो जाते हैं तो उन्हें ग्रे मैटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बी ही है। आगे देखिए, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, यानी कि पूछ रहा है ये दुनिया की सबसे छोटी बैक्टीरिया या फिर कौन सी बैक्टीरिया बोल सकते हैं, सबसे छोटी जीवित इकाई कौन सी है? तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा या वायरस। तो थोड़ा आप सोचिए, क्या ये बैक्टीरियम हो सकता है, ब्रेड मोल्ड हो सकता है, माइकोप्लाज्मा या वायरस? तो अब हम सबको पता है, अधिकतर को तो पता ही होगा कि इस दुनिया की सबसे छोटी अगर बात की जाए ना तो माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, सबसे छोटी कौन है? माइकोप्लाज्मा, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। और इसी के अंदर
अगर सबसे बड़ी भी पूछा जाए, सबसे बड़ी मतलब एक कोशिकी बोला जाए, तो क्या बोलेंगे आप? क्या है? अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए ये भी देख लिया हमने। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए कोशिका के 4 अवयव होते हैं, ठीक है। कोशिका के मानिए 4 अवयव होते हैं, तो पूछ रहा है उस कोशिका को पहचानिए, उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है मगर जंतु यानी कि हम में नहीं है। 4 अवयव आपको दिए हैं, उसमें से जो जंतु में नहीं होते मगर पौधे में होते हैं। देखिए कोशिका द्रव, कोशिका कला, नाभिक, लवक। अब बात करते हैं कोशिका द्रव। ये कोशिका है, अंदर में द्रव तो होगा ही, तो हम में भी है उसमें भी है। कोशिका कला, कोशिका कला का मतलब होता है उसके अंदर एक पार्टिकल्स होते हैं। कोशिका द्रव जिसे कोशिकाएं भी कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है। नाभिक, नाभिक मतलब उसका केंद्र। देखिए केंद्र के बिना कोई कोशिका वर्क नहीं कर सकती, ठीक। अब आता है लवक। तो हम सब ये जानते हैं कि हम में हीमोग्लोबिन जिस प्रकार है ना, उसी प्रकार पेड़ पौधों में लवक यानी हरित लवक होता है, ठीक। लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो कि तीनों के तीनों किसमें? पौधों में ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे? पौधों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है? यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए जैसे पत्ता गोभी, बंगाल चना, चिलिया बादाम या रैंडी। इनमें से कौन है जो कहाँ उगता है? पेड़ों के नीचे उगता है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा, अधिकतर लोग जो उपजाते हैं बिहार में से यूपी में ज्यादा उपजाया जाता है, तो इसका चिनिया बादाम जिसको हम बोलते हैं, यहाँ चिलिया बादाम उसका लिखा हुआ है, पीनट्स, वो पेड़ों के नीचे उगाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागकण पर गिर जाता है, वर्तिकाय में आंतरिक कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि ये पुष्प है, ठीक है। उसमें हम जानते हैं कि स्त्री केसर, पुंकेसर होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि उसी का परागकण उसी पुष्प पे गिर जाए तो क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन देखिए, ऑटोगेमी, एलोगेमी, जेनोगेमी या सजात पुष्पीय परागकण। तो आपको सर 9-10 में ये चीज बहुत अच्छा पढ़ना है। तो इसमें हम कहते हैं ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मनज, जो अपने ही पुष्प में गिर जाए उसे कहते हैं ऑटोगेमी, ठीक है। अब देखते हैं श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। श्वसन में जो कार्बोहाइड्रेट हमारा होता है वो विखंडित होकर क्या बनता है, आखिर वो पूछ रहा है यहाँ पे। इसका एक फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैंने नीचे आप देख ही सकते हैं। तो सब ऑप्शन हमारा देखिए, ग्लाइकोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का देखिए, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। ये इसको हम श्वसन करेंगे यानी O2 के साथ मिलाएंगे, तो ये क्या बनेगा हमारा? सीधा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसके साथ हमारा ऊर्जा निकलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों का वह भाग जो पानी में विलेयों को जड़ से पौधे में अनेक भागों में ले जाता है। देखिए पेड़ कितना भी ऊंचा हो उसे पानी चाहिए, और जितना ऊंचा पेड़ है उतना आसानी से वो पानी ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसका जड़ जो जमीन के अंदर गया है वो उसका जुगाड़ लगाता है। तो क्या जड़ खुद से उसको भेजता है? सप्लाई नहीं कर सकता है ना। तो उसमें एक तरह की उत्तक होती है जिसे आरोही काम के लिए आरोही उत्तक भी कहते हैं। वो क्या करती है? पानी को नीचे से ऊपर पत्तों तक जहां जहां आवश्यकता वहां तक पहुंचाती। तो कौन होगा वो? ऑप्शन देखिए, फ्लोएम, जाइलम, डिओडिनम या स्केलेडियस। तो इसका एकमात्र ऑप्शन होगा, आंसर है जाइलम। देखिए जल चढ़ा है ना, जल से जाइलम बन रहा है, तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, जल से जाइलम, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो फ्लोएम देख रहे हैं उसका काम है फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। खाना पानी सबका जुगाड़ हुआ रहता है। अब देखिए श्वसन कहता है कि श्वसन क्या है? अपचयन प्रक्रिया, उपचयन प्रक्रिया, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है कि जो श्वसन हम करते हैं, हम में होता है, जानवर में होता है, वो कौन सी क्रिया है, अपचयन या उपचयन? तो आपको पता ही होगा कि ये अपचयन क्रिया है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, उसमें जाके उसको टूटने में मदद करता है, ठीक है। और हमारा जो श्वसन अन्य दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनऑक्सी श्वसन।
ऑक्सीशोषण का मतलब है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, अनऑक्सी का मतलब है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। समझ गए ये बात आप? चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर आप देख लेते हैं। आंसर होगा इसका ए, अपचयन। अपचयन क्रिया है हमारी श्वसन, ए। चलिए आगे बात करते हैं, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? देखिए पौधे में गैस कहाँ से आते हैं, उसमें नाक तो है नहीं हमारे जैसा, तो पत्तों में स्टोमाटा जो छिद्र होते हैं, इसे रंध्र कहा जाता है, उसमें स्टोमाटास होते हैं, उससे गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके साथ साथ वो वाष्पकरण भी एक्स्ट्रा जो पानी होता है उससे वो छोड़ता है। तो कौन सा होगा? ए नंबर, स्टोमाटा। आगे देखिए, क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित है। क्लोनिंग आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, जैसे खासकर गुलाब के बारे में तो बहुत क्लोनिंग सुनी होगी। क्लोनिंग क्लोनिंग देखिए क्लोनिंग क्या है, पूछ रहा ऑप्शन यहाँ पे कि किससे संबंधित है? पर्यावरण से, जनन विधि, जनन विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या व्यापार। तो देखिए तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पौधा है, खासकर जो सजावटी पौधे उसमें इसका कहते हैं कि मान लीजिए आप नॉर्मल लगाते तो बड़ा होगा, फैलेगा, उसके बाद फूलेगा, मगर फल भी, मगर क्लोनिंग करने से वो कम एज में ही ज़्यादा फूल या फल देना शुरू कर देता है, इसे क्लोनिंग कहते हैं। तो आप इतना बताया मैंने, इससे अंदाजा लग गया क्या होगा आंसर? तो बताइए आप। तो इसका आंसर है बी, है ना? कौन सा? विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जनन विज्ञान। चलिए आगे देखिए, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। देखिए बच्चे का लिंग निर्धारण जो होता है हमारे एक सूत्री जो गुणसूत्र होते हैं उस पर निर्भर करता है। तो माता पिता दोनों का इसमें बराबर का भागीदारी नहीं होता है। अब देखिए ऑप्शन, पिता पर, दादा पर, नाना पर, माता पर। बच्चे का लिंग निर्धारण किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ देख सकते हैं जो ए नंबर ऑप्शन है, पिता पर, ठीक है। देखिए महिलाओं में गुणसूत्र होते XX, पुरुषों में होता है XY। तो Y क्रोमोसोम अगर X के साथ निषेचन करता है तभी वो लड़का होता है, या तो X अगर XX के साथ हो तो लड़की होता है। तो X निषेचन करेगा या Y निषेचन करेगा, किस पर डिपेंड है? किसके गुणसूत्र पर डिपेंड है? तो वो पुरुष के, तो पिता के गुणसूत्रों पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर ए होगा। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते रहते हैं हम। अब आता है परागण के लिए हम निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक नहीं है? परागण तो अभी हम देखा स्व वाला अपने आप गिर जाता स्व। अब कभी कभी क्या होता है कि दूसरे में भी चला जाता है, जैसे पर परागण कहते हैं। तो पर परागण किसके द्वारा हो सकता है? देखिए ऑप्शन, हवा से, आग से, पानी से, कीट से। आपको तो ऐसे देखते पता चल गया होगा, हवा से तो हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, कीट से भी। आग से करेंगे तो फूल में नहीं बचेगा, तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, आग से तो खुद जल के खा, वो जलाजन हो जाएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए मैच द फॉलोइंग में आ गए हैं, ठीक है, ये मिल गया, कहाँ था? इसमें है, पहली सूची को दूसरे से मिलाना है। पहला कहता है डीएनए संरचना, मतलब डीएनए की संरचना के बारे में कौन खोजा है। दूसरा कहता है ABO रक्त समूह को किसने खोजा। फिर जंपिंग जीन किसने खोजा और रेगुलेटरी जीन किसने खोजा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि एक साथ आप चार सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। पहला जो है आपका डीएनए संरचना, ध्यान दीजिए, वो वाटसन और क्रिक ने किया है, मैंने कल भी इस क्वेश्चन को बताया था। ABO रक्त समूह जो है उसे किसने खोजा? तो लैंड स्टीनर ने खोजा, ठीक है। जितने भी ग्रुपिंग होता है उनमें लैंड स्टीनर जी का ही नाम आता है, ठीक है। जंपिंग जीन का बात होता तो बारबरा मैकलिंटॉक, ठीक है, बारबरा मैकलिंटॉक। और लास्ट जो रेगुलेटरी जीन है वो कौन बचा? जैकब और मोनाडो, ठीक है। तो इन्होंने इसको खोजा था, ये एक हुआ। और कि एक और मैच द फॉलोइंग है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। अब देखिए इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, फिर एंजाइम, फिर हार्मोन, प्रोटीन। इसमें करना ये कि कार्बोहाइड्रेट उन ऑप्शंस, इस साइड के ऑप्शन से देखिए कौन सा है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट कौन होगा इन सब में से? स्टार्च है ना। एंजाइम की बात करेंगे तो पेप्सिन, हार्मोन की बात करेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन, और लास्ट प्रोटीन की बात करेंगे तो केराटिन। इससे हमको ये भी पता चलता है कि कौन कार्बोहाइड्रेट है, कौन प्रोटीन है। इसके साथ साथ हमारा सॉल्यूशन भी हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा।
आप इसी तरह से हम हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। और आज के लिए यही इतना ही क्वेश्चन। धन्यवाद।